करी थी। और आज एक और रिपोर्ट आई है IC 360 सर्वे 2021 का, जिसको कि पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी ने किया है। और ये दोनों ही रिपोर्ट एक बात बताती हैं कि इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, और ये खाई इतनी बढ़ रही है कि ये भयावह स्थिति पैदा कर रही है। मैं इस रिपोर्ट के बारे में पहले बात करूंगी और ये किन कारणों से ऐसा हो रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आज इस देश की 20% सबसे गरीब आबादी, मोटा मोटा 15 करोड़ परिवारों की आय पिछले साल 53% कम हो गई है। और ये कम नहीं हुई है, 53% आय पर मोदी सरकार ने सेंध लगाई है। ये 20% सबसे गरीब आबादी, 15 करोड़ परिवार मोटे मोटे की आबादी पर मोदी सरकार ने, सूट बूट की सरकार ने सेंध लगाई है। ये 8 साल पहले भी सूट बूट की सरकार थी और आज भी सूट बूट की सरकार है। और हम सबसे गरीब परिवारों की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो लोअर मिडिल कैटेगरी है उसकी आय करीब करीब 32% कम हुई है, जो मिडिल इनकम कैटेगरी है उसकी आय 9% कम हुई है। तो मोटे तौर पर 60% घरों की, 60% जनता की आय पर मोदी सरकार ने डाका डालने का काम किया है और ये आय निरंतर कम होती जा रही है इनके शासनकाल में। इसी दौरान, इंपॉर्टेंट है ये समझना, इसी दौरान सबसे अमीरों की आय 40% बढ़ी है। और कुछ भी कहने से पहले मैं एक फिगर आपके सामने जरूर रखना चाहती हूं। 2005 से 2015 के बीच वस्तुतः जो यूपीए का शासनकाल था, उसमें 20% जो सबसे गरीब हाउस होल्ड थे, जो सबसे गरीब परिवार थे, उनकी आय 183% बढ़ी थी। तो एक शासनकाल में 183% बढ़ी है और एक शासनकाल में आय आधी हो गई है। 53% होना मतलब 5 साल में आय आधी हो गई है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सूट बूट की सरकार अमीरों से प्यार करती है और गरीबों पर अत्याचार करती है। सूट बूट की सरकार की नीतियां, उनके नियम, उनके कानून, उनकी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के लिए चलती है। उनका गरीबों से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एक बात बतानी और भी जरूरी है। जब मैंने कहा 2005 से 2015 के बीच में 183% बढ़ी इनकम, उसी दौरान 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से निकाले गए थे। और ये सारे सरकारी आंकड़ों की मैं बात कर रही हूं। यहां पर यह भी कहना जरूरी होगा कि न्यू इंडिया में गरीबों को और गुर्बत में ढकेला जाएगा और अमीरों के हाथ में और पैसा और संसाधन और पावर दिया जाएगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने दिखाया था कि कैसे कुछ लोगों की आय 8 गुनी हो गई। और एक बात मैं यहां पे बताना चाहती हूं कि सरकार कोरोना के पीछे नहीं छुप सकती है, क्योंकि कोरोना और कोविड तो अमीरों के लिए भी था, लेकिन उनकी आय 40% बढ़ती है और सबसे गरीब लोगों की आय अधिया जाती है, आधी हो जाती है। यह इसलिए था क्योंकि सरकार का जो नीति, नियम, कानून, अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका है वो अमीरों के लिए होता है। पिछले 5 सालों में जब ये हमने फर्क देखा कि कैसे उनकी आय आधी हो गई, उस दौरान सरकार ने क्या किया? पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, रसोई गैस के दाम बढ़े, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ। तो मोटे तौर पर 15 करोड़ सबसे गरीब परिवारों से, हर एक परिवार से 15 करोड़ सबसे गरीब हर एक परिवार से सरकार ने 1.5 लाख रुपए ऐड कर 5 करोड़ सबसे अमीर परिवारों को देने का काम किया। यह मोटा मोटा एक फॉर्मूला बनता है। अगर 40% 20% की बढ़ रही है और 53% आधी हो रही है सबसे नीचे वाले 20% की, तो उन्होंने सबसे गरीब परिवारों से 1.5 लाख रुपए देकर सबसे अमीर परिवार को देने का काम किया। और ये क्यों हुआ? क्या ये गलती से हो गया? बिल्कुल नहीं। क्या कोरोना काल के पीछे छिपा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था को जिस तरह से चलाया जा रहा था, उसके चलते हमारी जीडीपी की ग्रोथ की जो दर थी वो 8.2 से 4.1% हो गई थी। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई थी। और ये सब दिख रहा है। जब गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है, तो वो कहां हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। और ये आंकड़ा बहुत जरूरी है जानना,
क्योंकि जो सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी है, जो 20% सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वो ज्यादातर शहरी इलाकों में हुआ है। अर्बन पावर्टी जिसको कहते हैं वो बहुत जोरों से बढ़ी है, रूरल पावर्टी उसके मुकाबले में कम बढ़ी है। और इसका सिर्फ एक कारण है, जिस मनरेगा को मोदी जी हमारी विफलताओं का प्रमाण कहते थे, वो संजीवनी साबित हुआ। उसने रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में संजीवनी का काम किया, लोगों के हाथ में पैसा दिया और उससे लोगों की अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत चलती रही। ग्रामीण क्षेत्रों में वो हुआ, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए न्याय जैसी योजना की आज जरूरत है। हम लगातार कह रहे हैं, जिस दिन से पैंडेमिक शुरू हुआ है उसके पहले से हम लगातार कह रहे हैं, न्याय जैसी एक व्यवस्था की जरूरत है, जहां पर गरीब लोग जो प्रभावित है इस अर्थव्यवस्था की कंप्लीट रुइन से, उनके हाथ में पैसा डाला जा सके, उनका उपभोग बढ़े, निवेश बढ़े। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती है। और आज ये बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में अब कुछ ही दिन रह गए, आज से 6 दिन बजट में रह गए, 6 से 7 दिन। और इस बजट का एक ही और सिर्फ एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इस बजट का केंद्र बिंदु होना चाहिए, इस बजट का सिर्फ और सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई इस खाई को पाटना, लोगों के हाथ में पैसा देना, लोगों को, गरीबों के लिए नीतियां और नियम और कानून बनाना। इसके अलावा बाकी जो अगर बजट होगा तो वो जबानी जमा खर्च की बात है। मैं ये भी कहना चाहती हूं क्योंकि सरकार को सर्वे में बड़ा भरोसा है, एक सर्वे, और हम इस मंच से कहते हैं, एक नया सर्वे इंस्टीट्यूट करिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स। ये एक नया इंडेक्स मोदी सरकार को बनाना चाहिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के चलते पता तो चले कि ये सरकार बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ क्या कर रही है, किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को अधिया दिया गया, किस तरह से निवेश खत्म हो गया, किस तरह से उपभोग प्रभावित हुआ, किस तरह से निर्यात खत्म हुआ इस इकोनॉमी में। यह अगर पता करना है तो मोदी जी के नीति, नियम और कानून देखने हैं जो अमीरों के लिए बनते हैं और गरीबों का उसमें शोषण होता है। मैं इस मंच से एक बात ये भी कहना चाहती हूं, और ये जरूरी बात है कहने के लिए, कि हम पहली बार जो टेक्निकल रिसेशन में गए, हमने जिस तरह से रोजगार नष्ट होते हुए देखे, इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर रोजगार छोटे, मध्यम, लघु उद्योगों के लिए हुए। और राहुल जी लगातार ये कहते हैं कि ऐसे जो उद्योग होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनका नष्ट होना, उनका क्षतिग्रस्त होना इकोनॉमिक रुइन, इकोनॉमिक बदहाली का कारण बनता है। तो इस मंच से हम 2 चीजें कहना चाहते हैं। बजट आने वाला है, इस बजट का एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए कि आप गरीबों और अमीरों की खाई को पाटिए, गरीबों के हाथ में पैसा दीजिए। जो शहरी गरीबी बढ़ती जा रही है, जो शहरी गुर्बत बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ कीजिए। सबसे पहले तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, आपको समस्या का निवारण करने के लिए समस्या को एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन ये सरकार समस्या को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है। जरा सी ग्रोथ आती है, आप 7.5 फीट अंदर चले गए थे जमीन के, अगर आप 8 फीट ऊपर भी आ रहे हैं तो आप आधा फीट ही ऊपर अभी आए हैं, उस पर तालियां होने लगती हैं, एक दूसरे की पीठ ठोकने लगते हैं। तो जरूरी है समझना कि गरीबों की सुरक्षा करी जाए। अमीरों के हाथ में, जो सबसे गरीब परिवारों से 1.5 लाख रुपए लेके आपने प्रत्येक परिवार के डाले हैं, उस व्यवस्था को खत्म कीजिए। सूट बूट की जो सरकार आप पिछले 8 सालों से चला रहे हो और आपने बदहाली के इस आलम पर ला दिया है कि आज इस देश के 20% आबादी की आय आधी हो गई है और 60% आबादी की आय 5 साल में सबसे ज्यादा कम हो गई है, उसके बारे में निवारण कीजिए। इन्होंने 2021 की आय का कंपैरिजन वित्तीय वर्ष 2015-16 से किया है। तो 5 साल में हालत कितने बदतर हुए हैं, हालात कितने बदतर हुए हैं, वो कंपैरिजन है। 5 साल में सबसे गरीब 20% परिवारों की आय आधी हो गई है, जो यूपीए के 10 साल के दौरान 183% बढ़ी थी। 53% 5 साल में घटी है, यूपीए के 10 साल में 183% बढ़ी थी। मोटे तौर पर आज सबसे गरीब परिवार 5 साल में आधा कमा रहे हैं। और ये सिर्फ सबसे गरीब परिवारों पे बात आके नहीं रुकती है, ये लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास के ऊपर भी लागू है। 60% देश की आबादी आज 5 सालों के कंपैरिजन में, 2015 से 2021 के कंपैरिजन में कम कमा रही है। लेकिन हमारा काम है डिमांड करना और हमारा काम है
जनता के मुद्दे उठाना। हमारा काम है आर्थिक जगत की बातें सामने रखना, जिससे लोगों को पता चले कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। ये सरकार कोई भी समस्या देखकर, सिर्फ आर्थिक जगत से नहीं, इस सरकार का अमूमन समस्या देखकर मुंह फेरने की आदत है। मुंह फेर लेते हैं या पट्टी बांध लेते हैं। हमारे गोरखपुर की तरफ एक कहावत होती है, हे राम जी जगत बनाई नहीं, देखोगे तो समस्या है ही नहीं। तो इस सरकार की जो आदत है वो इस तरह की है कि समस्या का निवारण करने के बजाय समस्या से मुंह मोड़ना समझते हैं। लेकिन इस समस्या से मुंह मोड़ने के नाते, और पिछले 8 साल से मुंह मोड़ते आए हैं, समस्या से मुंह मोड़ने के नाते खामियाजा जनता भुगत रही है। बेरोजगारी जनता की बढ़ रही है, महंगाई जनता के लिए बढ़ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीर के पास और संसाधन है। और ये जो एक खाई अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती जा रही है, इसका जवाब सिर्फ चुनी हुई सरकार दे सकती है और कदम उठा सकती है। लेकिन कदम ये तब उठाएंगे जब ये निवारण करेंगे। मैं एक बात कहूंगी इस मंच से, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश से आती हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना बनाम गोडसे नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, महिला अस्मिता बनाम ये सारे मुद्दे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। सच तो ये है कि जिस बयान का आप जिक्र कर रही है, ना मैंने वो बयान सुना है ना मैंने वो बयान पढ़ा है, लेकिन ये सच है कि आज हमारी सरहद पर अगर पाकिस्तान, चीन और चीन के इशारों पे नाचता अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी, ये जो खाई अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ रही है, ये जो महंगाई है और जिस तरह का लोकतंत्र को पर प्रहार किया जा रहा है, ये हमारे देश के अंदर भी बहुत बड़े मुद्दे और बहुत बड़े हमारे देश के दुश्मन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें कर ध्यान भटकाने के बजाय, ये गांधी का देश है, ये गांधी की अस्मिता से चलने वाला देश है और इस देश में जनता की बात करनी ही पड़ेगी। जनता की थाली में अगर 2 रोटी कम हो रही है तो आपको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर 20% आबादी की आय आधी हो रही है तो आपको उसकी बात करनी पड़ेगी। ये भटकाने वाले मुद्दे हैं। और एक्चुअली मैं अगर कहना चाहूं तो जॉर्ज फर्नांडिस ने एज डिफेंस मिनिस्टर भाजपा की एनडीए सरकार में कुछ ऐसी ही बात बोली थी। मैं इसका समर्थन या इसका खंडन नहीं करती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जरूरत है ये बोलने की कि गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को पाटेगा कौन, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी कौन देगा, महिलाओं को सुरक्षित कौन रखेगा। क्या जब उत्तर प्रदेश के बेरोजगार प्रदर्शन करेंगे तो उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी या उनसे संवाद किया जाएगा? आज मुद्दा ये है उत्तर प्रदेश का। As NDA defense minister, he had said China is a biggest enemy. Sorry. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैम कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पैरवी पंजाब से की गई थी, उनकी सरकार में मंत्री बनाने की, और इस बात से उन्होंने कांग्रेस की जो आला कमान है उसको भी अवगत करवाया था। नहीं, मैं समझ नहीं, पंजाब से करी गई थी, पाकिस्तान से उनकी पैरवी की गई थी कि इनको पूरे सर्वसम्मान के साथ हमारे बड़े नेता रहे, हम लोगों का लंबा साथ रहा, लेकिन कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है शर्मनाक है। वो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री थे, इस तरह की बातें करना गलत है। और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया, ये सवाल आपके सामने बनता है। सुर्खियां बटोरना, खबरों में बने रहना, एक डिवाइड प्ले करना, ये सब बेकार के मुद्दे हैं। आज पंजाब में मुद्दा किसानों का है, आज पंजाब में मुद्दा एमएसपी का है, आज पंजाब में मुद्दा बेरोजगारी का होगा, आज पंजाब में ये मुद्दे। इस तरह के मुद्दे से सिर्फ ध्यान भटकाया जा सकता है जो वो कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि कुछ ट्रेडिशंस, कुछ कल्चर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, जो हमने अमर जवान ज्योति पर होते हुए देखा, वो शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए है क्योंकि हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। हम में से हर व्यक्ति 50 साल से जलती हुई उस लौ के आगे मुझे लगता है सर झुकाता है, और उसको एक्सटिंग्विश करके ये कुतर्क देना कि हम विलय कर रहे हैं, या आपने जो बीटिंग रिट्रीट की बात करी, इतिहास पर छाप अपने कामों से छोड़ी जाती है। इतिहास पे छाप 20,000 की एक इमारत बनाकर नहीं छोड़ी जा सकती है। मुझे लगता है भविष्य का निर्माण करना ज़रूरी है, और भविष्य का निर्माण इस देश के
युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, इस देश की अस्मिता के साथ करना पड़ेगा। जिस तरह की बातें हो रही हैं वो इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के तरीके हैं, और ये वही लोग करते हैं जो इतिहास बनते वक्त मुखबिरी और माफीनामा लिखते हैं।